नमस्कार, आपके साथ मैं हूं साक्षी जोशी और आज इस वीडियो में हम आपको दो बड़ी खबरें बताएंगे। पश्चिम बंगाल में चुनाव खत्म होने के बाद की जो तस्वीर है, बहुत सारी डेवलपमेंट्स वहां से आ रही है और वहीं पर तमिलनाडु में क्या हो रहा है। टीवी के कह रही है कि हमारे पास बहुमत है, लेकिन गवर्नर उन्हें बुलाने को तैयार नहीं है। क्या है वहां की इनसाइड स्टोरी, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात हम पश्चिम बंगाल की कर लेते हैं कि इस तरह की तस्वीरें, इस तरह की खबर यह है कि शुवेंदु अधिकारी के खास को गोली मारी गई, उनकी हत्या हुई। ये क्यों हो रहा है? केंद्रीय फोर्सेस वहां पर मौजूद हैं, पश्चिम बंगाल की पुलिस वहां पर है। इस बार सरकार भी अब भारतीय जनता पार्टी की बन रही है, जिसके पास केंद्र में रहते हुए कितना कुछ है। और इस बार इलेक्शंस बिल्कुल सही ढंग से हों, अच्छे प्रोसीजर्स के साथ निकलें, इस बात को सुनिश्चित करने की लगातार हमारे सामने बातें कही जा रही थी भारतीय जनता पार्टी द्वारा। तो आखिर क्यों है, और ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि हर बार ये क्यों होता है। पोस्ट पोल वायलेंस हमें पश्चिम बंगाल में इतनी बुरी स्थिति में हमेशा देखने को क्यों मिलता है। टीएमसी जीतती थी तब भी हमें ऐसी तस्वीरें दिखती थी, भारतीय जनता पार्टी जीत रही है तब भी हमें वही देखने को मिल रहा है। तो आखिर बदला क्या? वहीं टीवी के जो कि तमिलनाडु में इस वक्त प्रचंड बहुमत के साथ जीती हुई नजर आ रही है, वो पार्टी में जो उसके मुखिया हैं विजय, उनसे Z+ सिक्योरिटी वापस ले ली गई है, ऐसी खबरें सामने आ रही है। क्या हो रहा है वहां पर? क्या भारतीय जनता पार्टी वहां का खेल बिगाड़ सकती है? इन सभी बातों पर आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो साक्षी जोशी को यूट्यूब पर जाकर जरूर सब्सक्राइब करें। सभी अपडेट्स, जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज होती है दिन भर की, उसकी अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो आइए वीडियो में बढ़ते हैं आगे। तो आइए वीडियो में सबसे पहले हम पश्चिम बंगाल में हिंसा का पैटर्न समझते हैं। पश्चिम बंगाल दूसरे राज्यों से थोड़ा अलग है। वहां पर जो राजनीतिक संघर्ष है वो सिर्फ चुनावों तक ही सीमित नहीं रहता है, वो बल्कि जमीन पर कब्जे तक पहुंच जाता है। और जैसे हमने दशकों से देखा, जिस तरह से पार्टीज बदलती आई, जिनकी सत्ता बदलती रही, पहले हमने देखा लेफ्ट बनाम कांग्रेस, फिर हमने देखा टीएमसी बनाम लेफ्ट, अब हम देख रहे हैं टीएमसी बनाम बीजेपी। पार्टियां बदलती गईं, लेकिन स्थिति वही की वही रहती है। हर बार पोस्ट पोल वायलेंस बेहद रौद्र रूप ले लेता है और सबसे ज्यादा इसका शिकार होते हैं जो पॉलिटिकली अफिलिएटेड लोग हैं, पॉलिटिकली एसोसिएटेड लोग और उनके परिवार। फिर चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हों, टीएमसी के लोग हों, पास्ट में देखा जाए तो कांग्रेस के हों, लेफ्ट के हों, हमेशा ऐसी स्थिति सामने देखने को मिलती है। तो आइए अब इसमें समझने की सबसे ज्यादा जरूरत है। आपके मन में भी यही सवाल आ रहा होगा कि हर बार पश्चिम बंगाल में ही इतना बुरा पोस्ट पोल वायलेंस क्यों होता है। तो इसकी वजह अब आप समझिए। पश्चिम बंगाल में पंचायत से लेकर लोकल नेटवर्क तक जो राजनीति है वो सिर्फ विधानसभा तक सीमित नहीं रहती। जमीन पर हर अलग अलग इलाकों में किस पार्टी का झंडा लगेगा, किस पार्टी का ज्यादा प्रभाव होगा, वहां पर किसका कार्यकर्ता सबसे ज्यादा सक्रिय रहेगा, ये सारी चीजें फैसला करने की कोशिश जैसे ही चुनाव खत्म हो जाता है उसके बाद करने की कोशिश होती है। ये सब कुछ सत्ता की ताकत से जुड़ा हुआ होता है और प्रभाव डालने की कोशिश होती है। मान लीजिए आपने किसी और को वोट किया था, लेकिन आपके इलाके में जैसी पोस्ट पोल वायलेंस होता है, आपको एक मैसेजिंग देने की कोशिश होती है कि अगर उधर की तरफ थे तो अब इधर हो जाओ, वरना हालात बुरे हो सकते हैं। और इससे प्रभाव डालने की, शक्ति प्रदर्शन जिसे कहते हैं ना, वो करने की एक कोशिश होती है सभी दलों द्वारा। जब भी चुनाव में किसी भी इलाके का समीकरण बदलता है तो वहां राजनीतिक तनाव बढ़ जाता है, और ये दोनों ही पार्टीज द्वारा होता है, जो कि सत्ता में आ रही है और जो कि विपक्ष में, क्योंकि दोनों ही तरफ से अपनी ताकत दिखाने की कोशिश होती है। अब इसमें हम आ जाते हैं, इस बार क्यों इतना ज्यादा सवाल खड़ा हो रहा है? क्योंकि इस बार जो पार्टी जीती है वही केंद्र में है, ज्यादा ताकत है, ज्यादा फोर्सेस इनके साथ हैं, और चुनाव तो एक तरह से देखा जाए तो मोटा मोटी उन्होंने हिंसा मुक्त करा लिए। तो जिस फोर्स के पास ये ताकत थी कि वो पूरे चुनाव हिंसा मुक्त करा सकते हैं, तो चुनाव खत्म होने के बाद हिंसा वही फोर्सेस क्यों नहीं रोक पा रही, इसीलिए बड़ा सवाल हो रहा है। जब उनकी तैनाती वहां पर लगातार है तो उनके सामने ये सारी चीजें क्यों हो रही हैं? तस्वीरें जैसे मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में भी दिखाई थी, बुलडोजर वहां पर चल रहे, मतलब उकसाने की पूरी कोशिश हो रही है। इस तरह की चीजें वहां पर शुरू हो चुकी हैं। ये सारी चीजें वहां पर जब जानते हैं कि पश्चिम बंगाल में पोस्ट पोल वायलेंस बहुत ही खराब रूप ले लेता है, ये सब चीजें होने ही क्यों दी जा रही है? अब तक पोस्ट पोल वायलेंस जो वेस्ट बंगाल में हुआ है उसमें कम से कम 4 लोगों की मौत की खबर आ रही है और कई सारे लोग घायल बताए जा रहे हैं। और इसमें कई जगह पर तृणमूल कांग्रेस के दफ्तर, जो उनके कार्यकर्ता हैं, उनके घरों पर, उन लोगों के ऊपर कई तरह के हमलों की खबरें भी सामने आ रही हैं।
सोमवार रात से ही जारी हिंसा के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने राज्य के शीर्ष पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों से हिंसा में शामिल लोगों की गिरफ्तारी का निर्देश दिया है। कोलकाता के पुलिस आयुक्त अजय नंद ने भी बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसे तत्वों को हिंसा से दूर रहने की चेतावनी दी है और विजय जुलूस में बुलडोजर शामिल करने पर भी रोक लगा दी गई है। लिया जाएगा, एक्शन लिया जाएगा। अभी पहले जो जेसीबी का मतलब जो घटना हुई है उसको पहले कंटेन करेंगे, पुलिस का फॉलोअप एक्शन होगा। लेकिन ये सारी चीजें बाद में क्यों समझ में आई? वैसे ये एक तरह से सराहनीय है कि इस तरह के अब निर्देश दिए जा रहे हैं, लेकिन जब पता था कि ये होता है तो ये अब क्यों किया जा रहा है या फिर होने दिया गया? इसके बाद भी शुभेंदु अधिकारी के पीए को गोलियों से भून दिया गया ना, यानी इस वक्त भी न जाने कितनी भी आप फोर्सेस लगा लीजिए, इस वक्त भी गुंडों में, अपराधियों में कानून का खौफ नहीं है। अब मैं आपको क्रोनोलॉजिकली बताती हूँ कब कब क्या हुआ। सोमवार को चुनावी नतीजे जब सामने आए और बीजेपी को बहुमत मिलने के साथ ही खबरें ये आने लगी कि कोलकाता समेत राज्य के विभिन्न इलाकों में तृणमूल कांग्रेस के दफ्तरों में तोड़फोड़ हुई और उसके बाद मंगलवार को आसनसोल इलाके में पार्टी के एक दफ्तर में आग लगा दी गई। यहां कई अन्य इलाकों में भी ऐसी ही खबरें सामने आने लगी। कुछ जगहों पर तृणमूल कांग्रेस के दफ्तर में लगे झंडे हटाकर वहां बीजेपी के झंडे फहराने शुरू कर दिए गए। गेरुआ रंग में रंगने के भी फोटो और वीडियोस हमारे सामने आने लगे। कोलकाता के पुलिस आयुक्त अजय नंद ने बुधवार को अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा, जरा सुनिए। उन्होंने कहा कि हिंसा और आगजनी के आरोप में राज्य के विभिन्न इलाकों से अब तक 80 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा कुछ हथियार भी बरामद किए गए हैं। अब तक 4 लोगों की मौत की खबर है इस हिंसा में। इस पूरी हिंसा के पीछे आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी शुरू हो गया है। तृणमूल कांग्रेस के महासचिव अभिषेक बैनर्जी ने बीजेपी पर पूरे राज्य में हिंसा फैलाने का आरोप लगाया है। अभिषेक बैनर्जी ने पत्रकारों से बातचीत में क्या कहा, सुनिए। उन्होंने कहा कि हमारे कार्यकर्ताओं की हत्या हो रही है, पार्टी के कम से कम 400 दफ्तरों में तोड़फोड़ की गई है। इसके अलावा हमारे 150 उम्मीदवारों के घरों पर हमले किए गए हैं। कम से कम 300 से 400 पार्टी ऑफिस तोड़े गए। कम से कम 150 ऐसे कैंडिडेट्स हैं हमारे जिनके घर के अंदर घुस के हमला चलाया गया है, जिनके नीचे गराज में या पार्टी ऑफिस में एकदम घुस के तोड़फोड़ मचाया गया है। इसके बाद अभिषेक बैनर्जी कहते हैं, क्या यही बीजेपी के भरोसे का मॉडल है? ये है बीजेपी का, भाजपा का भरोसा का मॉडल। वहीं पश्चिम बंगाल बीजेपी ने एक्स पर बयान जारी कर दावा किया है कि हिंसा करने वाले लोग टीएमसी के कार्यकर्ता हैं। लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि सत्ता बदलने के बाद इलाकों में वर्चस्व की लड़ाई के तहत ऐसी हिंसा की परंपरा राज्य में पहले भी रही है, कोई नई बात नहीं है। लेकिन फर्क क्या है? फर्क यह है कि इस बार इतनी बड़ी फोर्सेस की, केंद्रीय फोर्सेस की तैनाती के बावजूद अगर ऐसी हिंसा होती है तो यह बहुत बड़ा कंसर्न है कि अगर वो भी नहीं संभाल पा रहे और जानते हुए कि यह हर बार की परंपरा है, ऐसा भी नहीं है कि इसके लिए कोई बहुत बड़ा इंटेलिजेंस इनपुट चाहिए उनको कि ऐसी घटना हो सकती है जो पता नहीं कभी हुई नहीं है, पहली बार नहीं हो रहा है। उनके पास ऑलरेडी इस बात का इंटेलिजेंस का, इस बात की समझ है। ट्रैक रिकॉर्ड ये कहता है पश्चिम बंगाल का, इट्स हिस्ट्री एंड इट इज गोइंग टू हैपन अगेन। और इस बार तो पूरी सत्ता ही बदल रही है तो होगा ही होगा। और इस बार तो इतने लंबे समय से जो सत्ता में थे वो बदल रहे हैं, तो ये हिंसा हो सकती है। और आप देख रहे होंगे कितने सारे जो वीडियो सर्कुलेट हो रहे हैं उसमें आपको अब भारतीय जनता पार्टी के जो सपोर्टर्स होंगे वो हंसते हुए नजर आ रहे हैं। मतलब सोचिए, हिंसा की खबरें आ रही है, नीचे हंस रहे हैं कमेंट्स में और बोल रहे हैं कि यही तो टीएमसी भी करती थी, अब इनको ये सब जो है झेलने को मिल रहा है। अरे तो आपको यही करना था। अगर आपको वही गुंडाई करनी थी जिसका आरोप आप टीएमसी पर लगा रहे थे, तो फिर टीएमसी को बदलने की लोगों को क्या जरूरत थी, जब आपने एक गुंडे को हटाकर फिर दूसरे गुंडे को ला दिया। मतलब बीजेपी के लॉजिक से जरा इस बात को समझिए ना। लेकिन उसके कार्यकर्ता बैठकर खुश हो रहे हैं, उसके सपोर्टर्स बैठकर खुश हो रहे हैं। तो क्या बदलाव आपने किया? और जब आप बदलाव की बात करते हैं, हम बदल देंगे पश्चिम बंगाल को, हम उसमें ये लाएंगे, वो लाएंगे, ये विकास करेंगे, तो उसमें ये विकास का तो प्रतीक कहीं से नहीं है। somebody has to put a stop to this. Why BJP could not be that party जो इस पूरे हिस्ट्री को रोक सके, जो वहां पर पोस्ट पोल वायलेंस होता है। लोगों को ये फर्क दिखाई देता है और लोग बोलते हैं कि देखिए इस बार भारतीय जनता पार्टी जो कि डबल इंजन की सरकार, ये लोग बोलते हैं, उसके आने के बाद ये फर्क हुआ कि हर बार जो हम देखते थे पोस्ट पोल वायलेंस पश्चिम बंगाल में, वो इस बार नहीं हुआ। लेकिन ऐसी तो हमें स्थिति तब भी देखने को नहीं मिली। देन बदला क्या? वहीं वरिष्ठ पत्रकार और विश्लेषक पुलकेश घोष क्या कहते हैं, सुनिए। राज्य के विभिन्न इलाकों में वर्चस्व की लड़ाई के तहत ऐसी हिंसा होती रही है। वर्ष 2011 में सत्ता बदलने के बाद तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ सीपीएम के दफ्तरों पर तोड़फोड़ और कब्जे के आरोप लगे थे। इस बार भी हिंसा की आशंका जताई जा रही थी। जब ऐसी आशंकाएं थीं
जैसे मैंने पहले कहा, तो प्रिवेंटिव एक्शंस क्यों नहीं लिए गए? किस बात के इतने ऐसे रील बाजों को वहां पर भेजा जा रहा था जो रील अपनी ज्यादा बना रहे थे लॉ एंड ऑर्डर को सुधारने के नाम पर, लेकिन रील खत्म, 30 सेकंड की रील खत्म, उसके बाद आपकी जिम्मेदारी खत्म। आपने किया क्या? किस लिए वहां पर पहुंचे थे? फिर जब चुनाव आयोग शांतिपूर्ण चुनाव करा सकता है तो ये हिंसा क्यों नहीं रोक सकता? ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या ये मेरा सवाल वाजिब नहीं है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और जब तक ये सारी चीजें होती है, कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि चुनाव आयोग के हाथ में ही तो पूरे लॉ एंड ऑर्डर की जो बागडोर थी वो थी ना, तो उनकी भी तो जिम्मेदारी उसमें बनती है। थोड़ी ना कि हमने हैंडओवर दे दिया, अब आप उसको जिम्मेदारी निभाइए। जैसे आपने पूरे चुनावों के दौरान किया, तो आपको भी पता है शपथ नहीं हुई है और पोस्ट पोल वायलेंस की वहां पर हिस्ट्री है, तो ये कैसे हुआ और कौन इसके लिए जिम्मेदार होगा और कौन इसके लिए अकाउंटेबिलिटी लेगा? क्योंकि अकाउंटेबिलिटी अब लेने वाले लोग तो सभी एक ही तरफ के लोग हैं, तो अकाउंटेबिलिटी उनसे तय कौन करवा पाएगा? क्योंकि सारे तो एक ही तरफ हैं। लेकिन अब इसमें सवाल यह भी है कि क्या पश्चिम बंगाल में इस तरह से जो पोस्ट पोल वायलेंस होता है, चुनावों के बाद की हिंसा होती है, क्या ये रोकी जा सकती है? बिल्कुल रोकी जा सकती है, लेकिन इसमें सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर, सिर्फ पुलिस और इन सब की ही भूमिका नहीं होगी। इसमें पार्टीज की भी इच्छा शक्ति होनी चाहिए। तो इसी इच्छा शक्ति की मैंने बात की थी कि अगर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर सरकार बना रही है तो उसने अपनी इच्छा शक्ति के तहत ये क्यों नहीं जाहिर होने दिया कि ऐसा नहीं हो। ये वर्चस्व की लड़ाई दोनों ही पार्टीज के, सभी पार्टियों के तरफ से जब करने की कोशिश की जाती है, और टीएमसी की तरफ से, टीएमसी का शासन 15 साल से वहां पर रहा है, टीएमसी के शासन में हर बार पोस्ट पोल वायलेंस हुआ है। तो अगर टीएमसी और भारतीय जनता पार्टी अपने अपने कार्यकर्ताओं को डिसिप्लिन में रहने को कहती, इस तरह की छूट ही नहीं देती, तो क्या ये होता? नहीं होता। लेकिन जब आप खुली छूट दे देते हैं, शायद चाहते हैं कि ऐसा हो, तो उसको कैसे रोका जाए? क्योंकि राजनीति तो विचारों की लड़ाई होनी चाहिए ना, ये सड़कों की तो नहीं कि इस तरह से बस मार पिटाई, एक दूसरे की हत्या करके, आगजनी करके अपनी ही प्रॉपर्टी जलाते रहें, कोई स्टैचू फोड़ दें, तोड़ दें, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। और जब भी किसी राज्य से इस तरह की खबरें सामने आती हैं, हिंसा की खबरें सामने आती है, सबसे ज्यादा प्रभाव उसके निवेश पर पड़ता है। कौन वहां पर जाके बिजनेसेस करना चाहेगा कि उसको ये नहीं पता 5 साल बाद जब यहाँ पर चुनाव हो चुके होंगे तो उसके बाद पोस्ट पोल वायलेंस में पता चले हमारे ही दफ्तर आग लगा दिया गया या हम ही लोगों की हत्या हो गई, कुछ भी हो सकता है। तो ये पश्चिम बंगाल के लिए ठीक नहीं है। और आइए अब उधर हम आपको एक बड़ी खबर जो कि तमिलनाडु से आ रही है बता देते हैं कि टीवी के प्रमुख विजय तमिलनाडु के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर से मुलाकात करने के लिए लोक भवन पहुंचे, लेकिन तमिलनाडु के राज्यपाल ने कहा बहुमत साबित होने के बाद ही शपथ होगी। विजय और तमिलनाडु के गवर्नर के बीच मुलाकातों का यह दूसरा दौर है। सूत्रों के अनुसार विजय 7 मई गुरुवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले थे, लेकिन अब ऐसा होने की संभावना कम है क्योंकि सारा खेल बहुमत पर आकर टिक गया है। अभिनेता से राजनेता बने विजय तमिलनाडु विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा पार करने के लिए समर्थन जुटाने में लगे हुए हैं। टीवीके ने 234 सदस्यों वाली विधानसभा में 108 सीटें जीती हैं और बहुमत के आंकड़े से सिर्फ 10 सीटें ही पीछे हैं। लेकिन विजय को भी विधानसभा चुनावों में जीती गई अपनी 2 सीटों में से 1 सीट छोड़नी होगी, इसलिए विधानसभा में टीवीके की प्रभावी संख्या 107 रह जाएगी। उधर गवर्नर कह रहे हैं पर्याप्त संख्या नहीं है, जबकि विजय कह रहे हैं हमारे पास पर्याप्त संख्या है। तमिलनाडु कांग्रेस के नेताओं ने, जिन्होंने अपना नाम ना बताने की शर्त बताते हुए कहा कि बुधवार को विजय ने तमिलनाडु के गवर्नर राजेंद्र अर्लेकर से मुलाकात की और टीवीके और साथ ही कांग्रेस के उन विधायकों की सूची सौंपी है जिन्होंने अपना समर्थन देने का वादा किया है। यानी ये सूची गवर्नर के पास है, उनको पता है किन किन का समर्थन है इसके साथ। लेकिन लोक भवन के अधिकारियों ने संकेत दिया कि विजय को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करने और शपथ ग्रहण समारोह आयोजित करने के संबंध में अभी तक कोई औपचारिक निर्णय नहीं लिया गया है। खबरों के मुताबिक गवर्नर अब तक प्राप्त आंकड़ों से पूरी तरह संतुष्ट नहीं है क्योंकि टीवीके के पास अभी तक कोई आधिकारिक आंकड़े मौजूद ही नहीं है। अधिकारियों ने यह भी बताया कि गवर्नर इस मामले पर कानूनी राय भी ले रहे हैं। कांग्रेस ने सरकार बनाने के लिए टीवीके को अपना पूर्ण समर्थन दिया है। कांग्रेस, जिसने डीएमके के नेतृत्व वाले गठबंधन के हिस्से के रूप में चुनाव लड़ा था, कांग्रेस ने 5 सीटें वहां जीती हैं। हालांकि यह समर्थन एक शर्त के साथ दिया गया है। एक प्रेस विज्ञप्ति में कांग्रेस ने कहा कि उसका समर्थन इस बात पर निर्भर करेगा कि किसी भी ऐसी सांप्रदायिक ताकत को दूर रखा जाए जो भारत के संविधान में विश्वास नहीं रखती हो। इसी बीच एआईएडीएमके ने विजय की पार्टी के साथ चुनाव के बाद किसी भी तरह के गठबंधन की खबरों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। एआईएडीएमके के उप महासचिव ने एक बयान में कहा यह पूरी तरह से गलत है, किसी भी परिस्थिति में एआईएडीएमके टीवीके का समर्थन नहीं करेगी। और एक खबर यह भी है कि विजय की Z+ श्रेणी की जो सुरक्षा है वो वापस ले ली गई है। तो इस वीडियो में 2 सवाल हैं जिसके जवाब मैं चाहती हूं आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। क्या टीवीके तमिलनाडु में अपनी सरकार बना पाएगी?
और वहीं क्या पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था दोबारा लौट पाएगी और कब तक? सत्यमेव जयते।